इस अध्याय का नाम है चरक सिद्धिस्थान 9 त्रिमर्मीय सिद्धि अध्याय। What we will look into is what is contained in the अध्याय। तो मर्म सबको पता है, मर्म आर वाइटल पॉइंट्स जहां पर प्राण स्थित होता है। यहाँ पर ज्यादा करके वैकल्यकर, सद्यो प्राणहर, कालांतर प्राणहर ऐसे रोग होते हैं या ऐसी ऊर्जा होती है। तो 107 मर्म टोटल बताए हैं, जिसमें से इस अध्याय में मेजर फोकस जो है वो 3 मर्म पे है, हृदय, बस्ती और शिर। हृदय मतलब हार्ट रीजन, बस्ती मतलब द रीजन ऑफ द लोअर पेल्विस और द रीजन ऑफ द ब्लैडर, एंड शिर मतलब सर। तो इस अध्याय में त्रिमर्म से संयुक्त अलग अलग व्यापदों का और अलग अलग व्याधियों का वर्णन है और उसकी चिकित्सा है। तो अलग अलग व्यापदों का वर्णन जो है दैट रिलेट्स टू द व्यापद विच हैपन ड्यूरिंग पंचकर्म, बट इट इज नॉट द केस। ये अध्याय जो है सिद्धि स्थान का वन ऑफ द बिगेस्ट अध्याय है। So we may take around 4 more sessions to complete this अध्याय। तो ये अध्याय जो है ये सिद्धि स्थान का सबसे बड़ा अध्याय है और शिरो रोग, हृदय रोग और बस्ती के रोग जो पंचकर्म से रिलेटेड नहीं भी है उनका वर्णन इस अध्याय में आता है। चरक में जैसे सुश्रुत में या वाग्भट ने उत्तर तंत्र नाम से अलग अलग शिरोरोग और ये सब रोगों के लिए अलग एक स्थान बनाया है, चरक में ऐसा कोई स्थान नहीं है। तो इसीलिए शिरोरोग, हृदय रोग इनको एक साथ क्लब करके उन्होंने इस अध्याय में लिया है। ध्यान रखना है कि अगर पूछा जाए कि हृदय, बस्ती और शिर के रोग कहाँ वर्णन है, तो हमको चिकित्सा स्थान में नहीं ढूंढना चाहिए, हमको सिद्धि स्थान में ढूंढना चाहिए, क्योंकि ये 3 मर्म हैं। ये 3 सद्यो प्राणहर मर्मों के रोगों का उल्लेख उन्होंने सिद्धि स्थान के इस त्रिमर्मीय सिद्धि अध्याय में किया है। तो हृदय के महत्व का वर्णन किया है। पहले उन्होंने एक ऐसे तीनों मर्मों का वर्णन किया है कि ये तीनों मर्म महत्व के क्यों हैं, व्हाई दीज 3 मर्मस आर इम्पॉर्टेंट। तो हृदय का महत्व तो अनन्य साधारण है, सबको पता है। सबसे मेन जो ऑर्गन है विच इज फंक्शनिंग राइट फ्रॉम योर बर्थ, मतलब बर्थ से पहला फंक्शन करने वाला अगर ऑर्गन कोई है तो वो हृदय है। चौथे मास में हृदय का स्पंदन ठीक से समझ में आने लगता है सोनोग्राफी में। और ये जो ऑर्गन है ये आपके उत्पत्ति से लेके आपके मृत्यु तक कंटिन्यूअस फंक्शन करने वाला ऑर्गन है। तो उत्पत्ति से लेके मृत्यु तक कंटिन्यूअस फंक्शन करने वाला ऑर्गन है। आपके हाथ पांव, आप आंखें जो हैं, कान जो है, ये तो डिलीवरी के बाद फंक्शन करते हैं। उसमें भी कान कुछ समय बाद चालू होते हैं। बुद्धि नहीं, नेत्र का मतलब चक्षु जो है वो भी थोड़े समय बाद स्थिर होता है। ये सब आपने बाल रोग में सीखा होगा या प्रसूति में सीखा होगा। लेकिन हृदय का जो फंक्शन है वो 4th मंथ में चालू हो जाता है। तो दिस इज वन ऑफ द बेसिक ऑर्गन्स टू डेवलप। और इसके महत्व में क्या है, 10 प्रकार की धमनियों की उत्पत्ति होती है। नाउ ये 10 प्रकार की धमनी जो है, ये 10 प्रकार की धमनी कैसे कहिए, हृदय से तो हमको पता है सिर्फ एक ही धमनी उत्पन्न होती है एंड दैट इज अयोर्टा। लेकिन ये अयोर्टा के जो भी ब्रांचेस हैं वो 4 हैं। इंफीरियर वेना कावा, सुपीरियर वेना कावा, ये सब पकड़ के उन्होंने 10 का आंकड़ा दिया हुआ है। तो बिकॉज दे डिड नॉट नो व्हाट इज आर्टरी, दे डिड नॉट नो व्हाट इज वेन। तो हृदय में जाने वाली जितनी चीजें हैं वो सब धमनियां हैं। तो धमनियों को, 10 प्रकार की धमनियों को उत्पन्न करने वाला, ये धमनियों का काम क्या है, रक्त का वहन करना धमनियों का काम है। और रक्त जीव इति स्थिति, शरीर के स्थिति, शरीर के जीवन के लिए रक्त इंपॉर्टेंट है। तो जो रक्त का पंप है, या जो रक्त को शरीर में फैलाता है, उतना तो उनको समझ में आ गया था 10,000 साल पहले। दैट डिड नॉट रिक्वायर विलियम हार्वे इन 18 समथिंग 36 या 1850। द विलियम हार्वे ने 1850 में बताया कि हार्ट है, सर्कुलेशन होता है। लेकिन ये धमनी का कंसेप्ट, ये पंप का कंसेप्ट या ये रक्त व स्रोतस का कंसेप्ट तो ऑलरेडी 10,000 साल पहले हमको पता था।
तो दश धमनियों की उत्पत्ति होती है, प्राण और अपान का संयोग होता है। प्राण और अपान का संयोग मतलब प्राण वायु और शरीर में चलने वाले बाकी सब चीजें जो लोअर मतलब बेसिकली ऊपर की तरफ जाने वाला और नीचे की तरफ सर्कुलेट होने वाला जो ब्लड है, उनको दो अलग अलग वायु से डिवाइड किया है उन्होंने। और हृदय जो है वो मन, बुद्धि और चेतना का अधिष्ठान है। अधिष्ठान मतलब दीज थिंग्स लिव हियर और दीज थिंग्स रिसाइड हियर। तो मन, बुद्धि और चेतना का अधिष्ठान मतलब क्या है? जैसे ही हमारा हार्ट वीक हो जाता है, इफ वी फॉल अनकॉन्शियस, द फर्स्ट थिंग टू गो इज चेतना। ठीक है, जो जब आदमी गिर जाता है तो हम पहले सबसे पहले क्या चेक करते हैं? सांस चेक करते हैं और दूसरा चीज पल्स चेक करते हैं कि भाई जिंदा है ये मर गया। तो चेतना का जो अधिष्ठान है वो हृदय है। वी चेक फॉर हार्ट बीट्स, वी चेक फॉर हार्ट बीट्स। सिमिलरली एन अनकॉन्शियस पेशेंट कैन नॉट थिंक, तो इसीलिए मन का भी अधिष्ठान हृदय को माना गया है। मन बुद्धि के साथ रिलेटेड है, तो बुद्धि का भी अधिष्ठान हृदय को माना गया है। तो हृदय एक अनन्य साधारण महत्व वाला ऑर्गन है जिसमें दश धमनियों की उत्पत्ति होती है, प्राण और अपान का संयोग होता है, मन, बुद्धि और चेतना का अधिष्ठान होता है। इसके बाद हम चलेंगे सिर पे। सिर का महत्व। सिर क्या है? मैंने यहाँ क्लास में भी शायद बताया था कि इंद्रिय और उनके स्रोतसों का अधिष्ठान है। या कौन सी स्रोतस की बात कर रहे हैं? यहाँ अर्थ वह, या इंद्रियों के जो अर्थ है, इंद्रियों से मिलने वाला जो ज्ञान है, उनके स्रोतसों का अधिष्ठान है। देखो, सिर एक ऐसा पार्ट है जिसमें पांचों इंद्रियां हैं। सिर एक ऐसा पार्ट है जिसमें पांचों इंद्रियां हैं, तो इसीलिए सिर का महत्व ज्यादा बढ़ जाता है ज्ञान प्राप्ति के लिए। और प्राण व स्रोतस का अधिष्ठान है। नाउ इवन मॉडर्न मेडिसिन हैज प्रूव्ड दैट द रेस्पिरेटरी सेंटर or the circulatory center is not somewhere in the heart or in the lungs. They are just the functioning organs. Manager कहाँ बैठा है? सर में बैठा है। Where is the manager? On the rear part of the brain, posterior, inferior, just before the cerebellum. That is the pons area. The pons area is the place, medulla oblongata or pons area is the place where respiratory centers and the circulatory centers are there. So प्राण व स्रोतस मतलब क्या है? दे आर द सर्कुलेटरी एंड द रेस्पिरेटरी सेंटर्स। तो ये दोनों का अधिष्ठान कहाँ है? सिर में है। तो इसीलिए सिर का महत्व ज्यादा बढ़ जाता है। सी बेसिकली दे न्यू व्हाई द सिर इज इंपॉर्टेंट। एज आई सेड, आयुर्वेद इज एन ऑब्जर्वेटरी साइंस। तो उन्होंने ये जरूर देखा हुआ है कि सिर को मार लगने से ज्यादा तकलीफ होती है, तो इसीलिए उन्होंने सिर को सद्यो प्राणहर मर्म में लिया। पिक्चर में भी बताते हैं, मूवीज में भी बताते हैं कि किसी को अगर अर्जेंटली अनकॉन्शियस करना हो या मार देना हो तो वो लोहे का सलिया लेके कहाँ मारते हैं? सर पे मारते हैं, वो भी पीछे बाजू मारते हैं जब वो नहीं देख रहा हो। क्यों? क्योंकि पर्सन हैज अ नेचुरल टेंडेंसी टू प्रोटेक्ट द हेड, टू प्रोटेक्ट द हेड। गीता में भी लिखा गया है कि सर जो है, सर नहीं, शरीर जो है वो ऊर्ध्व मूलम अधः शाखा है। ऊर्ध्व मूलम अधः शाखा मतलब उसका मूल ऊर्ध्व की तरफ है जो सिर है, और शाखा जो है वो नीचे की तरफ है जो हाथ, पांव, कोष्ठ वगैरह है। तो जैसे झाड़ है तो झाड़ की मैंने शाखा या टहनी तोड़ दी तो झाड़ को कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर मैंने उसका मूल उखाड़ दिया तो वो जो है वो गिर जाता है या वो उतनी ठीक तरह से बढ़ नहीं पाता। तो सिर का महत्व 10,000 साल पहले हमको पता था। फिर तीसरा जो आता है वो है बस्ती। बस्ती, अब बस्ती तो बहुत नीचे है, लेकिन अपान वायु और बेसिकली शरीर से निकलने वाला जो मल है, इन सब का साथ ही साथ बस्ती इज ऑल्सो वन ऑफ द मेजर एरियाज ऑफ अम्बुवा स्रोतस, मतलब उदकवा स्रोतस का भी मेजर पार्ट है। उदकवा स्रोतस के मूल स्थान में क्या लिखा है? बस्ती भी एक स्थान लिखा है, क्लोम लिखा है, जिह्वा लिखा है। तो दीज आर ऑल स्थान, जिह्वा मूलम क्लोमम बस्ती, जिह्वा मूलम क्लोमम। तो ये क्या है? ये स्रोतस के लक्षण उत्पन्न होने के स्थान है, लेकिन बस्ती जो है वो उदक व स्रोतस का एक प्रमुख स्थान है। क्यों स्थान है? कारण ये है कि वॉट एवर वाटर एब्जॉर्प्शन रीएब्जॉर्प्शन विच हैपन्स इन द बॉडी हैपन्स इन द यूरिनरी ब्लैडर। आपने बहुत समय, आपने मतलब किसी ने भी बहुत समय अगर
सुसु नहीं किया है तो व्हाट हैपन्स, द सुसु गेट्स कॉन्सेंट्रेटेड और ज्यादा 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 पीला होना चालू हो जाता है। जितना मूत्र वेग को रोक के रखोगे उतना मूत्र पीला होना चालू हो जाता है। उसका कारण क्या है? उसके दो कारण है। एक मतलब स्टैटिक वाटर गेट्स इन्फेक्टेड, तो इसीलिए बैक्टीरियल इन्फेक्शन उसमें बढ़ जाते हैं। सेकेंड इज द बस्ती इज द प्लेस वेयर वाटर रीएब्जॉर्प्शन इज टेकिंग प्लेस। पूरे शरीर में वाटर रीएब्जॉर्प्शन जहां मेजरली होता है दैट इज एक बस्ती, बिकॉज बस्ती कंटेन्स नथिंग बट वाटर। योर यूरिन इज नथिंग बट 90% वाटर, मोर देन 90% एक्चुअली। और सेकेंड इज, एक तो बस्ती है, सेकेंड इज योर रेक्टम। लेकिन रेक्टम में मेजर पार्ट जो है दैट इज सॉलिड, तो वहां से पानी एब्जॉर्ब करना डिफिकल्ट जाता है, लेकिन बस्ती से पानी एब्जॉर्ब करना इजी चला जाता है। तो इसीलिए मूत्र व स्रोतस का भाग है, एक प्रमुख स्थान है। पुरुष वह स्रोतस का भी मेजरली एरिया बस्ती के आसपास ही है। शुक्र व स्रोतस का भी मेजर एरिया बस्ती के आसपास भी है। तो इसीलिए बस्ती का भी महत्व है, क्योंकि वो स्थूल गुदक और वृषण, पीछे रेक्टम और आगे वृषण टेस्टिस, इसके बीच में रहता है, सेवनी के बीच में रहता है। शुक्र और मूत्रवह स्रोतस का पार्ट है बस्ती। शुक्रवह और मूत्रवह स्रोतस का पार्ट है बस्ती। नाउ हियर बस्ती डजंट मीन ओनली ब्लैडर, बस्ती ऑल्सो मीन द यूरेथ्रा विच गोज थ्रू द ब्लैडर, बिकॉज दैट इज द सेम मसल। तो इसीलिए मूत्र व स्रोतस का साथ ही साथ उन्होंने शुक्र व स्रोतस का भी भाग ले लिया उसको। मूत्र वह और अंबुवह स्रोतस का भाग है, और शरीर में मूत्र का धारण करता है और अंबु को स्थिर करता है। और ये मेरे डिस्क्रिप्शन नहीं है, ये डिस्क्रिप्शन 10,000 साल पुराने हैं। मॉडर्न मेडिसिन हैज कंटिन्यूअसली प्रूव्ड दिस टू बी राइट। तो इसीलिए बस्ती का भी अनन्य साधारण महत्व है। ओके, सो वी गो टू द नेक्स्ट स्लाइड। तो शरीर के संचालन करने वाले ये प्रमुख अवयव है। वन इज ब्रेन विच इज इन द सिरम, वन इज हार्ट विच इज इन द कोष्ठ, ऊपर वाले कोष्ठ में, और वन इज बस्ती जो नीचे वाले कोष्ठ में। हाथ पांव में वैसे भी कोई मेजर ऑर्गन्स होते नहीं है, कोष्ठ में होते हैं। कोष्ठ में और कौन सा मेजर ऑर्गन है? यू कैन टेक लंग एज अ मेजर ऑर्गन, लेकिन लंग तक पहुंचना या लंग का ये होना, लंग इज वेरी बिग, इसीलिए शायद उसको मर्म में नहीं लिया गया। हार्ट, बस्ती, शिर आर वेरी स्मॉल ऑर्गन्स, जहां पर आघात होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, या आघात होने पर कुछ भी होने के चांसेस, मतलब कोई लक्षण आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो शरीर का संचलन करने वाले, फंक्शन शरीर का करने वाले ये प्रमुख अवयव हैं। एक्सक्यूज मी फॉर जस्ट वन। उसके बाद इसीलिए इसमें से किसी को भी अगर आघात हो गया या दोष वृद्धि हो गई तो चोट लगने से प्राण घातक हो सकता है। चोट लगने से प्राण घातक हो सकता है। ये विशेषतः ये तीनों जो ये हैं वो वात दोष से शरीर में कोई भी ऑर्गन है वो वात दोष से ही चलता है। तो हृदय, बस्ती और शिर, इन तीनों इसमें वात दोष का जो काम है वो ज्यादा अधिक है। तो इसीलिए वात दोष का काम कम होने से या वात दोष का काम ज्यादा होने से इसमें हानि होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और इनके लक्षण इस अध्याय में बताए हैं और चिकित्सा स्थान से संदर्भ करके बताए हैं। मतलब हृदय, बस्ती और शिर के संदर्भ करके, मतलब रेफरेंस करके, मतलब उन्होंने बोला है कि कुछ हम यहाँ मेंशन कर रहे हैं और कुछ हम ऑलरेडी चिकित्सा स्थान में मेंशन कर चुके। तो इसीलिए त्रिमर्म का महत्व बताते हुए अब वो त्रिमर्म के व्यापक या त्रिमर्म में होने वाले जो रोग हैं उनका वर्णन चालू करते हैं। तो विद्ध हृदय मतलब हृदय मर्म में अगर तकलीफ चालू हो गई तो क्या क्या लक्षण उत्पन्न हो सकते हैं वो उन्होंने विद्ध हृदय में बताया है। तो सबसे पहले कास। नाउ वी ऑल नो दैट कास इज जब हार्ट में इनसफिशिएंसी हो जाती है, हार्ट में इनसफिशिएंसी हो जाती है तो व्हाट हैपेंस इज द ब्लड स्टार्ट्स स्टेइंग बैक इन द लंग्स। द ब्लड स्टार्ट स्टेइंग बैक इन द लंग्स। तो जहां पर भी ब्लड ज्यादा एक्यूमुलेट होना चालू हो जाता है, व्हाट हैपेंस, वहां पर ब्लड से वाटर कंटेंट
निकल जाता है। शोथ चिकित्सा जब मैंने समझाई थी तो मैंने ये भी बताया था कि जब भी एक जगह ब्लड ज्यादा टाइम एक्यूमुलेट होना चालू हो जाता है, वेदर इट इज बिकॉज ऑफ लैक ऑफ सर्कुलेशन और वेदर इट इज बिकॉज ऑफ योर अवरोध या बिकॉज ऑफ इन्फ्लेमेशन, तो क्या हो जाता है, ब्लड से पानी बाहर आना चालू हो जाता है। इट स्टार्ट स्यंदन, जैसे मटके के घड़े से पानी बाहर आ जाता है, तो वैसे ही स्यंदन होना चालू हो जाता है और पानी एक्यूमुलेट होता है। तो ये कास बेसिकली किस वजह से है, बिकॉज द वाटर विद द हृदय, हृदय विद होने से water starts getting accumulated in the lungs, or the body is trying to throw out that water, जिसके वजह से कास उत्पन्न होता है। सिमिलरली श्वास भी हृदय इनसफिशिएंसी, कार्डियक इनसफिशिएंसी से ही होता है। जब पानी कम होता है तो कास आता है, पानी थोड़ा बढ़ जाता है लंग्स में, तब श्वास उत्पन्न होता है। ठीक है, तो कास और श्वास, बलक्षय अगेन अ सिम्टम ऑफ कार्डियक इनसफिशिएंसी। व्हाई बलक्षय इज देयर, बिकॉज द ब्लड इज अनफॉर्चुनेटली नॉट गेटिंग ट्रांसपोर्टेड टू ऑल, बिकॉज आपका पंप वीक है तो पानी ज्यादा जगह पहुंच ही नहीं रहा, तो बलक्षय होता है। कंठ शोष होता है, जिह्वा निर्गम मतलब जबान बाहर आ जाती है। मुख शोष होता है बिकॉज देयर इज नॉट इनफ सर्कुलेशन, सो दैट इज व्हाई वाटर डजंट रीच एवरीवेयर। सो मुख शोष, तालु शोष, ये भी विद्ध हृदय के सिम्टम्स हैं। अपस्मार और उन्माद, नाउ दीज टू सिम्टम्स आर रिलेटेड टू मन। ये दो सिम्टम जो है ये रिलेटेड टू मन है। आज की तारीख में इट इज प्रूव्ड दैट मन के दो स्थान बताए हैं उन्होंने, हृदय और शिर। तो अपस्मार और उन्माद जो है दैट आर मेजरली कॉज्ड बाय, देयर आर सम थिंग्स इन आयुर्वेद जो उन्होंने अपने रीजनिंग के हिसाब से बताए थे, लेकिन आज इट इज प्रूव्ड दैट दीज टू आर नॉट एक्चुअली हार्ट डिसीजेस, दीज टू आर ब्रेन डिसीजेस। बट व्हाई अपस्मार एंड उन्माद आर मेंशन्ड इन द हार्ट, probably there is one reason which I can tell you is brain functions because of circulation. और जब हार्ट वीक हो जाता है तो ऑटोमेटिकली द सप्लाई टू द ब्रेन इज रिड्यूस्ड, और हार्ट और ब्रेन आर बोथ सीट्स ऑफ द माइंड। तो बिकॉज सप्लाई इज रिड्यूस्ड प्लस वन सीट, एक सीट हमारी कम आ गई, प्लस हमारा वोटों का सप्लाई कम हो गया, तो हमारी पार्टी वीक हो गई। तो इसीलिए अपस्मार और उन्माद शायद उन्होंने हृदय में लिए। देयर आर सम थिंग्स व्हिच वी हैव टू डिड्यूस बाय लॉजिक, वी कांट एक्सप्लेन एवरीथिंग because there is a gap of 10,000 years between their thinking and our thinking. So probably lack of circulation is one of the reasons, lack of circulation to the brain. Why there is lack of circulation to the brain is because heart pumps above, मतलब पंप के ऊपर ब्रेन है, पंप के नीचे बाकी अवयव हैं, तो इसीलिए लैक ऑफ सर्कुलेशन जो है, ब्लड गोइंग टू द ब्रेन इज गोइंग अगेंस्ट ग्रेविटी, blood going to the brain is going against gravity, whereas blood coming to the legs or blood coming to the lower part of the body is flowing with the help of gravity. तो ब्लड सर्कुलेशन कम होने के चांसेस ऊपर की तरफ कम है अगर आपका हार्ट वीक है तो चित्तनाश जो है या उन्माद जो है, अपस्मार है, मन रिक्तता है, संज्ञानाश है, these are all related to brain rather than the heart. But the function of the brain is directly dependent on how the heart functions or how the heart throws blood to the brain. So that is why probably they have taken this in the heart. Lekin these all according to me are symptoms of the brain, lack of circulation of the brain. तो विद्ध हृदय में तालु शोष तक we can explain, और अपस्मार, उन्माद, चित्तनाश, मन रिक्तता और संज्ञानाश ये जो सिम्टम्स हैं, these can only be deduced by logic. मन रिक्तता, संज्ञानाश, चित्तनाश, उन्माद, अपस्मार, these are all brain functions, not heart functions. ओके, तो ये हो गया आपके विद्ध हृदय के, हृदय को विद्ध होने की वजह से होने वाले लक्षण या होने वाले रोग। तो विद्ध हृदय के बाद उन्होंने विद्ध शिर, शिर जब विद्ध हो जाता है तो क्या क्या सिम्टम्स आते हैं।
तो मन्या स्तंभ मतलब गर्दन अकड़ जाना। नाउ गर्दन अकड़ने के बहुत सारे रीजंस होते हैं। वन इज एज सिंपल एज अ क्रैम्प इन द नेक रीजन, एंड वन इज एज डेडली एज योर टेटनस, जिसमें गर्दन अकड़ जाती है, या फिर सिर पे जब मार लग जाता है और वो भी लोअर पार्ट ऑफ द पोस्टीरियर ब्रेन पे, तो सबसे पहले व्हाट हैपेंस इज मन्या स्तंभ आने का कारण ये है कि योर बॉडी ट्राइज टू प्रोटेक्ट दैट ऑर्गन। body tries to protect that organ. When the body tries to protect that organ, why there is a cramp? शरीर में कहीं भी क्रैम्प आ जाता है तो उसका कारण ये है कि बॉडी ट्राइज टू प्रोटेक्ट दैट ऑर्गन, उसको रेस्ट करने के लिए, उसको आगे की इंजुरी कम करने के लिए द मसल्स देयर कॉन्ट्रैक्ट सो दैट देयर इज नो फर्दर इंजुरी। सलमान खान के डोले देखे हैं आपने, ऐसे ऐसे करके वो बताता है। तो सलमान, व्हाई देयर इज डोले? डोले इज बाइसेप्स कॉन्ट्रैक्ट। व्हेन द बाइसेप्स कॉन्ट्रैक्ट यू गेट अ enlarged bicep. The muscle का जो भी मसल मास है that becomes contracted and comes in a particular area. इसीलिए आप खुले हाथ को अगर बाइसेप्स को हाथ लगाओगे तो बाइसेप्स उतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता या उतना हार्ड नहीं लगता, लेकिन अगर आप उसको फ्लेक्स करोगे तो बाइसेप्स इज हार्डर, बाइसेप्स इज हार्डर। तो ये मसल मास जब कम हो जाता है तो the area becomes hard. Hard is impermeable to injury. तो that is why the lower posterior part of brain में जब भी कोई मार लग जाता है तो first symptom which comes is मन्या स्तंभ। मन्या के जो lower part of the brain which is enclosed in the neck area, नेक और थोड़ा सा स्कल एरिया में, तो वहां के मसल कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं ताकि आगे का इंजुरी ना हो। उसके बाद अर्दित, अर्दित इज फेशियल पैरालिसिस। फेशियल पैरालिसिस हो जाता है बिकॉज ऊर्ध्वमूलम अधशाखा जो इंपॉर्टेंट नर्व्स हैं वो अंदर की तरफ है, इंपॉर्टेंट एरियाज ऑफ द ब्रेन है वो अंदर की तरफ है, और जो कम इंपॉर्टेंस वाले हैं वो बाहर की तरफ है। सो द फेशियल नर्व गेट्स डैमेज, तो इसीलिए अर्दित हो जाता है। अर्दित होने से मुंह जो है वो एक बाजू टेढ़ा हो जाता है तो लाला स्राव आना चालू हो जाता है। चक्षु विभ्रम, रोलिंग ऑफ आईज, आंखें गोल गोल घूमना, दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द सिम्टम्स विच इज फाउंड इन विद्धशिरा। फिर मोह, मोह मतलब सम्मोह, दैट इज किसी चीज को ठीक तरह से नहीं समझ पाना, तो दैट इज ऑल्सो फंक्शन ऑफ द ब्रेन, फंक्शन ऑफ द माइंड, तो इसीलिए मोह आ जाता है। उद्वेष्टन, मोह आपको अदरवाइज भी आता है, यू फील इरिटेटेड, यू फील भाई अब मुझे कुछ मत बताना। जब आप बहुत सारा धूप से आते हो, आपके शरीर में पानी नहीं होता, द सर्कुलेशन इज इम्पेयर्ड, द ब्लड डजंट गेट वाटर एंड ग्लूकोज, तो उस टाइम पे कोई आपको बताने को जाए कि डैडी डैडी मेरे को ना 10 मार्क मिले हैं 20 में से, तो आप बोलते यार मेरे को कुछ मत बताना, अभी मेरे को कुछ नहीं समझ में आ रहा, तो दैट इज समथिंग विच इज अ प्रीकर्सर टू मोह। उद्वेष्टन, उद्वेष्टन मतलब वापस से पिंडिको द्वेष्टन जैसा मसल क्रैम्प। चेष्टा नाश, यू कैन नॉट मूव योर बॉडी, तो चेष्टा नाश भी विद्ध शरीर का लक्षण है। ऑल दीज आर मोटर सिम्टम्स, चक्षु विभ्रम, अर्दित, चेष्टा नाश, दीज आर ऑल मोटर सिम्टम्स ऑफ द बॉडी। कास, कास क्यों? अगर रेस्पिरेटरी सिस्टम हैम्पर हो जाएगा, रेस्पिरेटरी सेंटर हैम्पर हो जाएगा तो यू विल हैव कास। कास मतलब खांसी। श्वास, these two are symptoms of hampering of the respiratory center in the brain. Hanugrah, lock jaw, again something which relates to the facial nerve, जो आपका जॉ मूवमेंट करता है, हाइपोग्लॉसल और फेशियल नर्व, तो ये जॉ मूवमेंट रुक जाता है। दीज आर ऑल नर्वस, दीज आर ऑल नर्वस थिंग्स, ठीक है। मुंह का गदगद, इसके साथ कभी कभी मिनमिन भी आता है, ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। मुंह का गदगद मिनमिन, मुंह का मतलब बात होना बंद हो जाता है, गदगद मतलब बात होता है लेकिन ठीक तरह से बात नहीं हो पाता। बात कैसे होता है? तो ही इज नॉट एबल टू स्पीक वर्ड्स प्रॉपरली, गदगद। और मिनमिन मतलब बात करता है लेकिन समझ में नहीं आता, मिनिमम बात समझ में आता है, तो मिनमिन मतलब आवाज का जो स्ट्रेंथ है वो कम हो जाता है। अक्षि निमीलन, मुंह का गदगद, अक्षि निमीलन, दीज आर ऑल रिलेटेड टू मोटर सिम्टम्स। इफ यू सी
The whole thing is related to motor symptoms of the brain. अक्षि निमीलन मतलब आंखें ठीक तरह से ज्वाइन नहीं हो पाती या आंखें ठीक तरह से खुलती नहीं है, विच इज ऑल्सो नोन एज टोसिस. टोसिस, मुझे नर्व कौन सी है याद नहीं, बट दिस इज ऑल्सो अ मोटर. आप योर ऑर्बिकुलरिस ओरिस जो है, ऑर्बिकुलरिस ऑक्यूलिस, सॉरी ओरिस तो मुंह में होता है, ऑर्बिकुलरिस ऑक्यूलिस जो है, दैट हेल्प्स द आईलिड्स टू बी, आप इफ यू सी मेजर पार्ट ऑफ द डे योर आईलिड्स आर ओपन, तो ये आईलिड्स ओपन रखने का जो काम है, दैट इज अ फंक्शन ऑफ ऑर्बिकुलरिस ऑक्यूलिस. तो ऑर्बिकुलरिस ऑक्यूलिस इज ऑलवेज इन द रिलैक्स स्टेट. कभी कभी कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है तो हम आंख बंद कर लेते हैं या हम आंख झपक देते हैं. तो ये कॉन्ट्रैक्शन जो है, ये वहां कॉन्ट्रैक्शन, हु फेवर्स द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ दिस ऑर्बिकुलरिस, द नर्व्स. तो इसीलिए टोसिस हो जाता है. गंड मतलब गलगंड हो जाता है. स्पंदन, जुरुम्बन मतलब ट्रेमर्स आ जाते हैं, ये बार बार जुरुम्बा आती है. जुरुम्बा इज अगेन अ सिम्टम ऑफ लैक ऑफ ऑक्सीजन. एंड स्वरभेद जिसमें आवाज ठीक तरह से नहीं आता. तो विद द शरीर पे, विद द शिर पे हम रुक जाते हैं. थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग द लेक्चर.